Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students of Standard 6 to this MCGM VTC online video session. And students, today in this topic, ratio and proportion, we are going to learn about the unitary method in mathematics subject in Standard 6. So, and thereafter we will do the practice set 29. तो बच्चों, आज के सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। हम शशुम जमात में रियाजी मजमून में यहाँ पर आज मालूमात हासिल करेंगे। ख़ास तौर पर निस्बत और तनासुब में हम यहाँ पर देखेंगे वहदानी तरीका, और वहदानी तरीका समझने के बाद हम प्रैक्टिस सेट जो है हमारा मशक़ी सेट 29 उसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर वहदानी तरीके से। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वहदानी तरीका क्या है, तो उसे इस एग्जाम्पल के मदद से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो विल लर्न टुडे द यूनिटरी मेथड बाय दिस एग्जाम्पल दैट the cost of a pen is 24 rupees. Find the cost of 8 pens. अगर हम देख रहे हैं कि 3 कलम की कीमत 24 रुपये है, तो 8 कलम की कीमत मालूम करना है हमें। ठीक है, सो let us find first the cost of 1 pen. यहाँ पर हम जो है तो देखते हैं कि एक पेन की कीमत जो है तो हमें पहले यहाँ पर मालूम करनी होगी। ओके, let us first find out the cost of 1 pen. So the cost of 3 pen is 24. Okay, so therefore the cost of 1 pen is 24 divided by 3, and you know that when we divide 24 by 3 we will get the answer here 8. Okay, so thereafter we'll realize that the cost of 1 pen is 8. Okay, so now we find the cost of 8 pence. So the cost of 1 pen is 8 rupees. Therefore the cost of 8 pence will be 8 into 8. Okay, 8 multiplied by 8, so the cost will be 64 rupees. Okay, so the cost of 8 pen is 64 rupees. ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि अगर हमें 3 पेन की कीमत अगर 24 रुपये है और 8 पेन की कीमत हमें मालूम करना है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि 3 पेन की कीमत 24 रुपये है। ठीक है, तो एक पेन की कीमत यहाँ पर कितनी होगी? 8 रुपये होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है तो 8 पेन की कीमत मालूम करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है तो एक पेन की कीमत 8 रुपये है। तो आपने देखा यहाँ पर कि 8 ज़रब 8 हमने किया तो हमें यहाँ पर कितना मिला? 64 हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 8 पेन की जो कीमत होगी वो कितनी होगी? 64 रुपीज़ होगी, इस तरह से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि the method of first finding the cost of one article from that of many by division, and then finding the cost of many articles from that of one by multiplication is called the unitary method. तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि तकसीम करने पर कहीं चीज़ों की कीमत से एक चीज़ की कीमत मालूम करने और फिर ज़रब करने पर एक चीज़ की कीमत से कहीं चीज़ों की कीमत मालूम करने के तरीके को हम जो है तो वहदानी तरीका कहते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। जैसे यहाँ पर हमने देखा है इस मेथड में क्या देखा है हमने कि एक यहाँ पर हमने देखा है पहले कि 3 जो पेन हैं उनकी कीमत कितनी थी? यहाँ पर 24 रुपीज़ थी, और यहाँ पर हमें 8 पेन्स की कॉस्ट मालूम करना थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? पहले एक पेन की कीमत हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर। ठीक है,
फिर एक पेन की जब कीमत हमें यहाँ पर फाइंड आउट की तो हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने तकसीम किया है ना, ठीक है, डिवीजन किया है। और फिर उसके बाद जब हमें एक पेन की वैल्यू यहाँ पर कीमत मालूम पड़ गई तो हमने एक पेन की कीमत से जो बहुत सारी पेन की कीमत हमें मालूम करना थी, यानी हमें 8 पेन की कीमत यहाँ पर मालूम करना थी, तो इसके लिए हमने यहाँ क्या किया, 8 इंटू 8 किया, यानी ज़रब का अमल किया, तो हमें यहाँ पर आंसर 64 मिला है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं ये जो है तो तकसीम करने पर कई चीज़ों की कीमत से एक चीज़ की कीमत हमें मालूम होती है ना। और फिर जब बहुत सारी चीज़ों की कीमत हमें मालूम करना होती है तो उसके लिए हमने जो तकसीम करने के बाद जो हमें यहाँ पर कीमत मिली है उस कीमत से हम उसे ज़रब कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की कीमत हमें मालूम हो जाती है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, आमतौर पर वहदानी तरीका कहते हैं इसे, या यूनिटरी मेथड कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना है आपको। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 29 की। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है सिर्फ, तो आप देखेंगे आप आसानी से इस तरह के सवाल हल कर पाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। तो सवाल नंबर 1 हम यहाँ पर देखते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 1, इफ 20 meters of cloth cost 3600, find the cost of 16 मीटर ऑफ क्लोथ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20 मीटर कपड़े की कीमत 3600 रुपये है, तो 16 मीटर कपड़े की कीमत हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लोथ इज 3600 रुपीज, सो देयरफॉर the cost of 1 meter of cloth is 3600 divided by 20, so you'll get the answer 180 rupees here. Okay, like this means the cost of 1 meter we got here is 180 rupees. So now we are supposed to find out the 16 meter cloth cost. So the cost of 16 meter of cloth is 180 into 16, so that will be 2880 rupees. Okay, like this. So we can do so many questions like this method. Now we'll move for the next question. So the cost of the 16 meter of cloth is 2880 rupees. Find the cost of 8 kg of rice if the cost of 10 kg of rice is 325 rupees. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 किलोग्राम चावल की कीमत 325 रुपये है, तो 8 किलोग्राम चावल की कीमत हमें मालूम करना है। ओके, सो the cost of 10 kg of rice is 325 rupees. So the cost of 1 kg of rice is equal to 325 divided by 10. ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कॉस्ट हमें यहाँ पर मालूम करना है 1 kg राइस की, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 325 is divided by 10. So what will be the answer here? So 32.50 will be the answer here. So now we got the 1 kg of rice is 32.50. The cost of 8 kg of rice will be 32.50 into 8. Okay, so the answer will be 260 here. Okay, like this. So we can get here the answer that the cost of 8 kg of rice is 260 rupees, like this. Okay, so we can easily do this kind of questions. Now we'll move for the another question, and that is on your screen. If 14 chairs cost 5,992, how much will have to be paid for 12 chairs? So the cost of 14 chair is 5,992. Therefore the cost of one chair is equal to 5,992 is divided by 14. So we'll get here that 428 rupees for each
cost of a chair. So the cost of 12 chairs will be 428 into 14. Okay, so the answer will be 2136 here. Okay, like this. So the cost of has required some correction here. So the cost of 12 chairs will be 5136. Okay, so 5136 have to be paid, okay, to the shopkeeper for this chairs. इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं next question, and that is on your screen. Question number 4 is there. So the weight of 30 boxes is 8 kg. What is the weight of 1080 such boxes? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 30 डब्बों का वजन जो है तो 6 किलोग्राम है, तो 1080 डब्बों का वजन कितने किलोग्राम होगा? ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना है. ठीक है, सो द cost of this total boxes we are supposed to find out here. So we'll see that 30 boxes, the weight of 30 boxes is 6 kg. Therefore the cost of one box is equal to 6 kg divided by 30. So you will get that answer 1/5 kg. Okay, so therefore the cost of 1080 boxes is equal to 1/5 kg into 1080 is equal to 216. Okay, like this will get the answer here. So the weight of 1080 boxes is 216 kg here. Okay, like this. So इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि 1080 डब्बों का वजन जो है तो 216 किलोग्राम होगा. ठीक है, इस तरह से. अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यकसा रफ्तार से एक कार 165 किलोमीटर का सफ़र 3 घंटे में तय करती है, और उसी रफ्तार से हम देखेंगे यहाँ पर कि 330 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए जो है तो कार को कितने घंटे लगेंगे. ठीक है, और दूसरा सवाल है इसमें कि 8 घंटों में कितना सफ़र तय कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे अ कार विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ट्रैवल डिस्टेंस 165 किलोमीटर्स इन 3 hours at what is at that same speed, how long will it take to cover a distance of 330 kilometers. ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर दूसरा सवाल है हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 hours. So there are 2 questions. So first we are supposed to find out here the first question, that is how long will take cover a distance of 330 kilometers. So the speed is equal to distance upon time. Okay, यहाँ पर हमें पता है कि जब हम यहाँ पर स्पीड मालूम करते हैं, रफ्तार मालूम करते हैं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, दैट इज ओके. सो द car travels 65 kilometers in 3 hours. Okay, so therefore in 1 hour the car travels 165 kilometer divided by 3. So you will get here
the answer 55 kilometers. Okay, 55 kilometers. So the speed of car is 55 kilometer per hour. Okay, so we just find out here that how much the car took time for a kilometer per hour, that is 55 किलोमीटर पर आवर इज देयर. ओके, यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि जो कार है वो 165 किलोमीटर का फासला तय करती है कितने घंटे में? 3 घंटे में. ओके, तो हमने देखा कि कार 1 किलोमीटर का फासला तय करती है कितने में? तो 165 डिवाइडेड बाय 3, तो हमने यहाँ पर लिया 1/55, यानी कि 1 घंटे में कितने 1 घंटे में वो 55 किलोमीटर का सफर जो है तो तय करती है. इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आया है. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं अब इसके बाद में. Now the car takes 1 hours to travel 55 kilometers. So to cover the distance of 330 kilometers. ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार जो है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार जो है तो 330 किलोमीटर का सफर कितने घंटे में तय करती है? सो द कार travels 55 kilometers in 1 hour. So the car will take 55 into 8 is equal to 440 kilometers in 8 hours. Okay, तो इस तरह से देखते हैं हम यहाँ पर बच्चों की. इसलिए कार जो है तो 1 घंटे में फासला तय करती है, यानी कि 65 डिवाइडेड बाय 3. ओके, सो विल गेट हेयर आंसर 55 किलोमीटर. इसलिए हमने देखा यहाँ पे कि कार जो है तो 8 घंटे में जो है तो जो फासला तय करती है वो कितना है? तो 55 इंटू 8 हमने किया यहाँ पर, है ना. तो हमें कितना मिला यहाँ पर? 440 किलोमीटर्स. ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो जवाब होगा वहाँ यहाँ पर तो वो क्या होगा? पहला जो हमारा सवाल है उसका जवाब है कि जिसमें पूछा गया है कि 330 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कार को कितने घंटे लगेंगे? तो 6 आवर्स लगेंगे. और दूसरा सवाल है कि 8 घंटों में कार कितना फासला तय करती है? हाउ फार will this car will take travel in 8 hours? So that will be 440 kilometers. Okay, this will be the answer for the B question. So here we completed the question number 5. Now we will move for the next question, and that is on your screen. So the tractor uses up to 12 liters of diesel while plowing 3 acres of land. How much diesel will be needed to plow 19 acres of land? यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों की 3 एकड़ खेत की मशागत करने में, यानी हल चलाने में, जिसको नांगरना बोलते हैं हम, तो उसके लिए जो है तो ट्रैक्टर को 12 लीटर डीजल दरकार होता है. तो 19 एकड़ खेत की मशागत करने के लिए कितने लीटर डीजल दरकार होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फॉर प्लोविंग 3 acres of land, diesel used by tractor is 12 liters. Okay, so therefore for plowing 1 acres of land, diesel used by tractor is equal to 12 liters into 12 liters divided by 3. Okay, so it will be 4 liters. Okay, for now for plowing 19 acres of land, diesel used by tractor will be 4 liter into 19 liter 19, so it will be 76 liters. Okay, so the answer will be the 76 liters of diesel will be needed here. Okay, like this.
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, जो सवाल पूछा है यहाँ पर कि 3 एकड़ खेत की मशागत करने में, हल चलाने में ट्रैक्टर को 12 लीटर डीजल दरकार होता है, तो 19 एकड़ खेत की मशागत करने के लिए कितने लीटर डीजल दरकार होगा। तो हमने देखा यहाँ पर कि 3 एकड़ खेत की मशागत करने के लिए डीजल कितना लगता है, 12 लीटर लगता है। ठीक है, तो 1 एकड़ खेत की मशागत करने के लिए डीजल कितना दरकार होता है, तो वो होता है 12 डिवाइडेड बाय 3। सो आंसर यहाँ पर मिलता है कितना, 4। सो 4 लीटर विल बी हेयर। सो नाउ द 19 एकड़ के लिए हम खेत की मशागत करने के लिए डीजल कितना लगता है, तो 4 इंटू 19, ओके, सो इट विल बी 76 लीटर। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 76 लीटर जो है तो डीजल यहाँ पर दरकार होगा इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At a sugar factory, 5,376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugar cane. If Swatatai Swat Swa Swat Swatitai has grown 50 tons of sugar cane, how much sugar will be obtained from it? यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक शक्कर के कारखाने में 48 टन गन्ने से 5,376 किलोग्राम शक्कर हासिल होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सविता ताई है उसके खेत में 50 टन गन्ने की फसल हुई है, तो इस गन्ने से कितनी शक्कर हासिल होगी उसे, ये यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर कैन 5,376 kg ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि 48 टन गन्ने से शक्कर जो हासिल होती है वो कितनी होती है, 5,376 किलोग्राम होती है। ओके, सो फ्रॉम 1 टन ऑफ शुगर कैन, तो 1 टन की, इसलिए हम देखते हैं कि 1 टन गन्ने से शक्कर जो हासिल होती है वो कितनी होती है, तो 5,376 इज डिवाइडेड बाय 48, सो द आंसर विल बी 112 kilogram of sugar can be obtained. Okay, so therefore from 50 tons of sugar cane, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 टन गन्ने से शक्कर जो हासिल होती है वो कितनी होती है, तो 5,376 डिवाइडेड बाय 48, तो हमें यहाँ पर आंसर कितना मिला, 112 किलोग्राम मिला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50 टन गन्ने से शक्कर जो हासिल होती है वो कितनी है, तो इसे हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 112 इंटू 50 हमें करना होगा। सो द आंसर विल बी 5,600 kg ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि 5,600 किलोग्राम जो है तो शक्कर यहाँ पर हासिल होती है। इस तरह से हमें यहाँ पर आंसर मिलता है इसका। ओके, ठीक है, नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, एंड ऑन योर स्क्रीन there is a question, and in this question, in an orchard there are 128 mango trees in 8 rows. If all rows have an equal number of trees, how many trees would be there in 13 rows? ओके, हम देखते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है सवाल वो किस तरह का है कि आम के एक बाग में जो है तो 8 कतारों में 128 दरख्तों में तमाम कतारों में दरख्तों की तादाद मसावी हो, तो ऐसी 13 कतारों में कितने दरख्त होंगे। ओके, ये यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि 8 कतारों में आम के दरख्त कितने हैं, तो वो है 128। ओके, इन 8 rows there are 128 mango trees.
इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि एक कतार में आम के दरख्त कितने हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके लिए 128 इज डिवाइडेड बाय 8, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 16, ठीक है। सो देयरफॉर इन वन रो 128 is divided by 8 is equal to 16 trees, okay. So therefore in 13 rows 16 into 13 is equal to 208 mango trees, okay. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसलिए 13 कतारों में आम के दरख्त हैं कितने, यानी 16 ज़रब 13 यानी कि 208, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 208 आम के दरख्त यहाँ पर है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो जो आखिरी सवाल है हमारा, सवाल नंबर 9, इसको आपको अपने तौर पे हल करना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए बच्चों कि जो सवालात हमने आपके सामने रखे हैं तमाम सवालात आपने अच्छी तरह से हल किया, समझा होगा, ठीक है। सेशन के बाद आप ये तमाम सवालात को अपने तौर पर हल कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ओके। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।